हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखोरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइंस के अंदर फिजिक्स भौतिक विज्ञान वाला पोर्शन पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ लिया था लाइट, प्रकाश। हम प्रकाश के बारे में पूरी डिटेल स्टडी कर चुके थे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि डिटेल सिलेबस, आपका जो सिलेबस हुआ है, जो रिड्यूस हुआ है, उसके हिसाब से आपका जो लास्ट वाला जो नेत्र की संरचना, जो आंख के बारे में जो आपकी डिटेल स्टडी थी, वो हटा दी गई है। तो बाकी जो हमने अपवर्तन परावर्तन वाले पोर्शन अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे से एकदम क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज हमें कमेंट करके बता दीजिए। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11, वर्क, पावर और एनर्जी। इस चैप्टर के अंदर से भी काफी पोर्शन रिड्यूस हो चुका है। इसके अंदर से आपको जो एनर्जी वाला पोर्शन है, सबसे बड़ा पोर्शन था इस चैप्टर का, वो रिड्यूस हो चुका है। अब हमें सिर्फ पढ़ना है वर्क और पावर। ये चैप्टर 7 नंबर का है और कंटेंट बहुत कम है। तो जो बचा वो कंटेंट है ना, हमें बहुत एकदम डिटेल में एकदम एक एक चीज क्लियरली पढ़नी है उसे, क्योंकि उस छोटे से 2 टॉपिक्स हैं। सिर्फ वर्क क्या होता है, वर्क की यूनिट क्या होती है, वर्क कैसे डिफाइन होता है, कार्य क्या होता है, कार्य कैसे किया जाता है, कार्य की मात्रक क्या है, ये पढ़ेंगे। और फिर शक्ति के बारे में हम सिर्फ यही चीज पढ़ेंगे। सिर्फ ये 2 टॉपिक से हमें 7 नंबर लेने हैं। तो हमें क्या है, 2 टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। जो ऊर्जा वाला पार्ट था, जो ऊर्जा वाला पार्ट बहुत बड़ा था, वो पार्ट हमारा हटा दिया गया है इस बार सिलेबस से। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने सिंखोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इस चैप्टर में लोगों को जनरली प्रॉब्लम बहुत रहती है, स्टूडेंट्स को बहुत रहती है कि नहीं बहुत टफ चैप्टर है। बिल्कुल टफ नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, आराम से हो जाएगा, बस साथ के साथ पढ़ते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स हैं। अब सिर्फ वर्क पढ़ना है और हमें पावर पढ़ना है। पावर का एक और पार्ट दे रखा है हमें, इलेक्ट्रिक पावर। तो हम स्टार्ट करते हैं आज वर्क से। वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है। कार्य, अब ये देखिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं अब मैं कुछ काम कर रहा हूं। जैसे कि आप कुछ खा रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं, या आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कुछ काम कर रहे हैं, वीडियो देखने वाला काम कर रहे हैं। पर फिजिक्स की अनुसार, भौतिक विज्ञान के अंदर ये कोई कार्य नहीं है। कार्य वही है जिसके अंदर कोई विस्थापन हो। हमने कोई बल लगाया और कोई विस्थापन हो तो ही वो कार्य कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज वो कार्य नहीं होता। जैसे कि आपने कुछ चीज, बहुत भारी चीज है, आप उसे उठा रहे हैं पर वो उठ नहीं रही है आपसे, लेकिन आप तो अपना पूरा फोर्स लगा रहे हैं पर वो उठ नहीं रही है, तो यानी वहां आपका कार्य कुछ नहीं किया, आपने कुछ काम नहीं किया है, 0 काम है। आप कुछ पढ़ रहे हैं, आपका ब्रेन काम कर रहा है, आपकी बहुत एनर्जी हो रही है यूज, बट अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स आपने कोई काम नहीं किया है। लाइक आपने किसी वॉल को पुश कर रहे हैं, वॉल को पुश कर रहे हैं। अब वॉल के अंदर, अब दीवार को पुश करने पे क्या होगा, कोई विस्थापन तो हो नहीं रहा, कोई भी डिस्प्लेसमेंट तो आ नहीं रहा है, वो बिल्कुल ही मूव तो कर नहीं रही है, तो क्या हुआ, वो आपका कार्य 0 है। तो मतलब कार्य होता क्या, ये तो मैंने आपने बता दिया कार्य मैम कब नहीं हो रहा, यानी अगर कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई विस्थापन नहीं हो रहा है तो आपका कार्य 0 होगा। पर कब कार्य होगा, कब कार्य, हमने कहा कि नहीं हमने कुछ काम किया है भाई, हमने मतलब कुछ फोर्स लगाया, हमने कुछ एनर्जी लगाई है, तो मतलब हमारा कुछ काम हुआ है, ऐसा कब होगा, जब उसके अंदर कोई विस्थापन होगा। यानी कोई बल लगाने पर अगर आपका विस्थापन होता है, यानी अब विस्थापन का यानी कोई चीज एकदम रेस्ट में है, एकदम विराम अवस्था के अंदर है, ठीक है, आपने कोई बॉक्स है एकदम विराम अवस्था में, उसे आपने पुश किया या खींचा तो वो मूव करेगा, कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आएगा। वो डिस्प्लेसमेंट आया, अगर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा, आपका अगर फोर्स इतना इनफ नहीं है, इतना आपने जो आपको जरूरत थी उस फोर्स को लगाने की, अगर आप इतना फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं तो वो फोर्स वेस्ट है, फिर तो आपका कार्य 0 हो गया। लेकिन अगर आपने उतना फोर्स लगाया जिससे आपका जो आपका ऑब्जेक्ट था जो डिस्प्लेस हो पा रहा है, जो थोड़ा सा मूव कर पा रहा है, तो मतलब आपने कुछ काम किया है। तो कार्य की डेफिनेशन क्या हुई, पहले ये देख लेते हैं। कार्य की डेफिनेशन है बल का उपयोग करके किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन करना या गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन करना ही कार्य है। अब मैंने आपको बताया कोई चीज विरामावस्था में है, कोई चीज रेस्ट में है, कुछ बिल्कुल मूवेबल नहीं, तो आपने उस पर फोर्स लगाया। लाइक बॉक्स का ले लो, अब बॉक्स को आप खींच रहे हो, बॉक्स को खींच रहे हो, आप उस पर फोर्स भी लगा रहे हो और इतना फोर्स लगा रहे हो ताकि वो खींचे, तो यानी यहाँ आपका कोई कार्य हुआ है। अब वो कितना खींचा, कितना बॉक्स ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, अब वो चीज आपके मैटर करेगी, उसके हिसाब से आपका वर्क डिसाइड होगा। आपने कितना फोर्स लगाया और आपने उसकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उस बॉक्स में, वो चीज होगी आपका कार्य। उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, उसका जो गुणनफल होगा, वो हमारा कार्य कहलाता है। देखो इंग्लिश में भी डेफिनेशन देख लेते हैं। When by the application of force the position of an object at rest is changed or velocity of a moving object is changed, then it is said work is done। ठीक है, समझ पाएंगे कब काम हो रहा है। साथ के साथ हो सकता है कोई चीज मूवेबल है, कुछ बुरी है, लेकिन हमने उसकी स्पीड बढ़ गई
तो वो भी यहाँ पे आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए आपने कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया होगा, कुछ ना कुछ बल लगाया होगा उसकी गति को बढ़ाने के लिए, तो वहां भी आपका होगा आपका कि अब कार्य किया गया है। तो कार्य का मैंने आपको बताया आपने कितना फोर्स लगाया और साथ साथ फोर्स लगाने पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना विस्थापन हुआ है। दूरी और विस्थापन दो अलग चीजें हैं। यहाँ मैं एक विस्थापन टर्म यूज कर रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी विस्थापन और दूरी में क्या फर्क होता है, पर यहाँ पे विस्थापन याद रखिएगा। कितना विस्थापन हो रहा है, कार्य और बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। अभी बल की दिशा में विस्थापन क्या है ये भी हम देखेंगे कि दिशा में वाला क्या सीन है, पर अभी हम देखते हैं कि कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन। बल को रिप्रेजेंट किया है F से फोर्स और S विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ठीक है W इक्वल्स टू F इंटू S। तो चलिए अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन करनी है डेफिनेशन तो वीडियो को पॉज करके फटाफट ही ले लीजिए, फिर हम आगे इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं कि एक तो विस्थापन और दूरी में क्या मतलब है, कि हमने दूरी क्यों नहीं लिखी, विस्थापन क्यों लिखा, साथ के साथ ये बल की दिशा में से क्या मतलब है, ये चीज भी हम आगे देखेंगे। अगर आपको पहले नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट कर लीजिए। नोट कर लिया, अब आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि वर्क कब हो रहा है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उससे आपने फोर्स लगाया, इस तरफ खींचा, ये हो गया आपका फोर्स, और ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई S, ठीक है। तो मतलब आपका जो कार्य होगा, कार्य किसको रिप्रेजेंट किया, वर्क W, ठीक है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं W से। इसकी क्या होगी, या फोर्स जो अप्लाई किया है इंटू S यानी विस्थापन। अब विस्थापन और दूरी क्यों नहीं लिखा, विस्थापन टर्म आप बार बार क्यों कह रहे हो। विस्थापन का मतलब ये है, आप मानिए अपने घर से आप स्कूल जाते हैं, उसके 2-3 रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ आपका घर है और यहाँ आपका स्कूल है, ठीक है। आप चाहो तो खूब टपरी मारते हुए जाओ, ठीक है, आराम से घूमते फिरते हम जा रहे हैं, आराम से सुबह जल्दी निकल गए, या फिर आज तो मोरा कि नहीं फर्स्ट लेक्चर नहीं लेना हमें, हम आराम से टपरी मारते हुए स्कूल जा रहे हैं। तो ये आपने ट्रैवल किया अराउंड, मान लीजिए आपने 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, पर रास्ता क्या था हमारा, सिंपल सा छोटा सा सिंपल सा प्लेन रास्ता था ये, ठीक है। मान लीजिए ये था 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तो आपने टपरी मारी है ना, ये तो हो गई आपकी दूरी, और जो आपका डायरेक्ट जो रास्ता था ना वो था आपका विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन में समझ में आ गया, मतलब क्या है, आपकी जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगी ना, अब जैसे कि आप नॉर्मली डिस्टेंस उसमें पढ़ते हैं कि आपका जैसे यहाँ पे ये है और आपने यूं ट्रेवल किया, फिर आपने उत्तर में गए, इस तरीके से आपने काफी चीजें क्वेश्चंस किए होंगे। तो सबसे होगा ये जो किया ना आपने, ये तो दूरी है, लेकिन अगर डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएं तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन, ठीक है। अब दूरी विस्थापन में लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों मैंने दूरी नहीं कहा, दूरी तो कुछ भी हो सकती है ना, दूरी तो आप यूं चले जाओ छोटे रास्ते से, कुछ भी कर चले जाओ, पर विस्थापन होगा आपको डायरेक्ट जो डिस्टेंस हो रही है, आपने डायरेक्ट उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया है, ठीक है। विस्थापन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। तो कंफ्यूजन मत होना हिंदी की टर्म्स और इंग्लिश की टर्म्स के अंदर, दूरी इज डिस्टेंस और विस्थापन इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब दूरी विस्थापन वाला तो सीन समझ में आ गया, ठीक है। हमने दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, हमने विस्थापन लिखा। अब बल की दिशा में, हम देखने से पहले यार देखो, पहले तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वर्क का फॉर्मूला क्या है। वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू S। F इज फोर्स यानी बल और S इज डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अब एक चीज ये हुई, ठीक है, हमने कोई चीज खींची, यानी हमने कोई ऑब्जेक्ट खींचा, तो ठीक है उसकी डायरेक्शन में खींचा। अगर मैं उसे थोड़ा सा ऊपर की साइड, अपवर्ड किसी एंगल पे, किसी कोण पे उसे खींचूं, फिर भी वो आपकी तरफ ही खींच रहा है ना, तब क्या होगा, तब वो देखते हैं, तब एक नया केस बनेगा। जैसे आपका ये ऑब्जेक्ट है, इस पे अभी तक तो क्या हुआ, मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में ही लगाया था, अब मैं फोर्स लगाती हूं इस डायरेक्शन, यानी किसी एक एंगल पे, ठीक है, और वो एंगल में मान लेती हूँ यहां से है थीटा डिग्री, और ऑब्वियसली खींचा वो फोर्स इतना काफी है, इतना इनफ है कि वो उसे डिस्प्लेस कर पाए, थोड़ा सा विस्थापित कर पाए उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को। तो आप यहाँ पे जा रहे हो, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, अब विस्थापन हो गया आपका S। अब क्या होगा, अब वर्क क्या हुआ मैम, फोर्स हमने F लगाया, विस्थापन हुआ S, तो ठीक है हमारे हिसाब से तो वर्क क्या होना चाहिए F इंटू S, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस होंगे। अब देखो बल की दिशा में विस्थापन, अब विस्थापन तो इस दिशा में हो रहा है ना,
लेकिन अब बल जा रहा है हमारा इस दिशा में, यानी इस दिशा में हमारा कितना बल लग रहा है, हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, बल कौन सी, जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में हमारा बल भी होना चाहिए, इसलिए बोला था बल की दिशा में विस्थापन। विस्थापन हमारा यूं तो हो नहीं रहा है, विस्थापन हमारा यूं हो रहा है। ठीक है, यानी विस्थापन तो हो रहा है, यानी कुछ ना कुछ काम तो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसी डायरेक्शन में कितना बल लगा है हम ये भी देख लेते हैं। तो ये हो गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में बल नहीं है, अभी इसके हिसाब से तो हमने बल सिर्फ यहाँ लगाया है, लेकिन सब कुछ ना कुछ फैक्टर होगा, कुछ ना कुछ होगा बल जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो चीजें मूव हो रही हैं, तभी तो चीजें विस्थापित हो रही हैं। तो अब हमें देखना है कि इस डायरेक्शन में कैसे वो बल, कितना वो बल होगा, कैसे वो फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं कि इस फैक्टर यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर आपका कौन सा कितना बल लगेगा और वो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा हमें बल का वो फैक्टर निकालना है। आपने ट्राइंगल, आपने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, जब आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, तो आपने एक ट्रिक देखी होगी, लाल बटा कक्का, बहुत सुना है ना। तो इसके अंदर जो ये आधार बटा कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस जो ये वाली चीज होती थी, इसे हम बोलते थे कॉस थीटा। ठीक है, बेस अपॉन, ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब देखो जो हमारा ये चीज थी, ये मैंने कहा था थीटा एंगल है, यहां फोर्स लग रहा है F। अब मुझे इस वाली डायरेक्शन में नहीं, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब आप खुद सोचो, देखो इधर आधार बटा कर्ण, आधार मैं मान लेती हूं इधर x है। ठीक है, x अपॉन कर्ण इज F है, इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो x इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा बोल सकती हूं मैं। ठीक है, x इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा आ गया, यानी x क्या था, ये वाली चीज। तो यानी जो आपका ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मूवमेंट हो रहा था वो था s, यहां हमने फोर्स लगाया था F, और इस डायरेक्शन में जो मैंने कहा x आ रहा है, जो x हो जाएगा आपका f कॉस थीटा। ठीक है, अब समझ में आया कैसे निकलेगा इस डायरेक्शन के अंदर f cos थीटा कैसे आया। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति, अगर आपने थोड़ी सी बेसिक्स भी पता है, आपको आपकी 10th में है आराम से, अगर आपको ये पता है तो आप आराम से निकाल दोगे कि f cos थीटा कैसे आया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा वर्क, W इक्वल्स टू f cos थीटा इंटू s, या फिर आप कह सकते हो W इक्वल्स टू f s cos थीटा। ये हो गया आपका एक नया फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला एक्चुअली मेन फॉर्मूला इसे ही मान के चलो, लेकिन जो डेफिनेशन के हिसाब से f इंटू एस होता है, बट इस फॉर्मूले से क्या होगा, आपके सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे। अब मान लो जैसे मैंने कहा कि आपका फोर्स इस तरीके से ना होके इसी तरह होता, ठीक है, आपका फोर्स इसी तरह होता, f इसी डायरेक्शन में है आपका। अब ये देखो f इसी डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि आपके इस यहां से आपका एंगल कितना बन रहा है, 0। अगर हमने इस केस के अंदर वैल्यू रखी W इंटू एफ इंटू एस, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 रख देंगे इधर अपन, तो W इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू 1, तो ये आ जाएगा एफ एस। तो आपको पुराना वाला फॉर्मूला आ गया, ये जो आपने पुराना वाला फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला वापस आ गया। तो मतलब W इक्वल्स टू एफ एस cos थीटा से आपके सारे केसेस सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई एंगल पे है तो एंगल से सॉल्व हो जाएगा, अगर आपका मान लीजिए अगर इसकी पैरेलल है तो हम समझ में आ रहा है कि 0 है। अब बात एक और चीज आई, ठीक है, अगर कोई एंगल हुआ, ये हुआ, केस समझ में आया। कई बार ऐसा होता है कि हम फोर्स लगा रहे हैं बट फिर भी चीजें उल्टी डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी है, गाड़ी कोई मूव कर रही है, आप उसे खींच रहे हो, लेकिन क्या होता है कि गाड़ी इतना फोर्स तो हम लगा ही नहीं पा रहे कि वो पीछे की साइड आ जाए, हाँ वो आगे की साइड ही जा रही है, तो यानी मूवमेंट उसका अलग डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स हमारा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ये देखते हैं अपन, कोई गाड़ी है, यहां मैंने फोर्स लगा दी, उस गाड़ी को खींच रही हूं पीछे, और ये इस डायरेक्शन में गाड़ी आगे जा रही है। ठीक है, कोई एस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है इसने। अब ये देखो ऑब्वियसली गाड़ी इतनी तो आप होगा नहीं कि आपने फोर्स लगाया और वो पीछे की आ जाए, गाड़ी तो आगे ही जा रही है, ऑलरेडी मूविंग है। तो अब देखो क्या हुआ, आपके एफ और एस के बीच में एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो W इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू
cos 80 की वैल्यू कितनी होती है -1 f इंटू एस, तो W इज इक्वल्स टू -f इंटू एस। तो ये केस भी बन गया। एक केस हमने पढ़ा जब थीटा इज इक्वल्स टू आपका 0 डिग्री हो। 0 डिग्री कब? जब आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो, जब आपका विस्थापन और बल एक ही डायरेक्शन में हो, तब आपका पहला केस हो गया। दूसरा केस, अगर वो किसी एंगल पे हो आपका फोर्स, तो मैंने आपको बताया कैसे वो फैक्टर निकाला गया, तो कॉस थीटा हो गया एफ एस कॉस थीटा। तीसरा केस, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट यानी आपका विस्थापन और आपका फोर्स यानी बल वो दोनों विपरीत दिशाओं में हो, विपरीत दिशाओं में हो गए, फोर्स यहाँ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री रखेंगे, cos 180, उसी फॉर्मूले में मैंने cos 180 रख दिया। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो W इक्वल्स टू -fs। तो समझ में आ गया वर्क क्या होता है। अब देखो, यानी वर्क हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैंने आपको W इक्वल्स टू fs भी निकाल के दिखाया था। fs कब हुआ था? जब आपका फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अलग डायरेक्शन में हो रहे हैं, आपका बल और विस्थापन अगर सेम ही दिशा के अंदर है, समान दिशा में है, तो क्या होगा, आपका बल, आपका जो कार्य हो गया वो पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया। लेकिन आपका बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में है, उनके अंदर एंगल जो बन रहा है, कोण बन रहा है, वो 180 डिग्री 180 डिग्री का बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो आपका cos 180 होकर -1 हो जाता है, तो आपका जो कार्य जो किया गया है वो ऋणात्मक हो जाता है। तो आप एक चीज लिख सकते हो कि आपका जो कार्य है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक, दोनों हो सकता है। कब होगा, कैसे होगा, ये केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। दोनों हो सकता है, कार्य धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, एक तो पॉइंट ये कार्य के अंदर याद करने वाली चीज, पहले तो कार्य क्या होता है हमको पहले ये देखना है। अगर कार्य के बारे में कोई डिटेल स्टडी आ जाए तो हमें कैसे करना है, पहले हमें बताना है कार्य क्या होता है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैंने आपको कार्य के 3 केसेस बताया, वो केसेस को एक्सप्लेन करना है। उन केसेस को एक्सप्लेन करते हुए आप बताओगे कि कार्य धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। कैसे हो सकता है आपको बता दिया कि जब बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन में हो, सेम दिशा में हो, तो आपका धनात्मक होगा। आपका बल और विस्थापन विपरीत दिशाओं में हो तो आपका वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो ठीक है, ये चीज हो गई। सेकेंड पॉइंट इज कि कार्य आपकी एक अदिश राशि है। अब अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अभी अदिश राशि क्या होता है, दो तरह की राशियां होती हैं, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, अदिश और सदिश। सदिश राशि वहां होती है जहां उसकी परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा भी मायने रखती है। अब कार्य की कोई दिशा मायने नहीं रखती, कार्य का सिर्फ परिमाण मायने रखता है कि कितना कार्य हुआ है, उसकी वैल्यू मायने रखती है कि भाई हमने इतना काम किया है। अब पॉजिटिव किया है, नेगेटिव किया है, वो इतना मैटर नहीं करता है। बट सदिश राशि जो होती है, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश को कहते हैं वेक्टर और अदिश को कहते हैं स्केलर। तो जो सदिश राशियां होती है वहां आपका परिमाण और दिशा दोनों मायने रखती हैं, यहाँ आपका सिर्फ परिमाण मायने रखता है। तो ये हो गया कार्य की थोड़ी सी शॉर्ट में चीज कि कार्य होता क्या है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य को कैलकुलेट कैसे करते हैं, वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब देखते हैं कि कार्य की यूनिट क्या होती है, कार्य की इकाई क्या होती है। कार्य की इकाई, यदि बल न्यूटन में, आपको पता है बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। अगर बल आपका न्यूटन में गिवन है और आपका विस्थापन मीटर में, मैंने कहा विस्थापन डिस्टेंस एक ही चीज है, मीटर में गिवन है आपकी, तो कार्य का मात्रक होगा जूल। देखो आपका जो बल यानी फोर्स वो हो गया आपका न्यूटन में, न्यूटन, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो गया मीटर में। ठीक है, अगर आपका ये गिवन है तो आपका जो वर्क होगा वो हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर, कर सकते हो आप, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर दे रखा है, इसको एक और नाम दिया गया है, दैट इज जूल। इसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। न्यूटन इंटू मीटर कम बोला जाता है, पर कुछ गलत नहीं है, न्यूटन इंटू मीटर भी इसकी इकाई है, इसका मात्रक है। ठीक है, पर से एक और नाम दिया जाता है, दैट इज जूल। ठीक है, अब ये हो गया। अब मतलब क्या है कि आपने इस इकाई से, इस जब फॉर्मूले से आप क्या बोल सकते हो, एक न्यूटन बल से किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित किया जाए तो जो कार्य होगा वो 1 जूल होगा। ऑब्वियसली
1 न्यूटन 1 मीटर, अगर आपने 1 न्यूटन बल लगाया है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है और उससे जो आपकी वस्तु है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो 1 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, 1 मीटर विस्थापित हुआ है, तो आपका वर्क कितना होगा? 1 जूल। ये तो हो गया आपकी स्टैंडर्ड, आपकी जो ये गिवन होती है कि नहीं इस तरीके से आपका कार्य रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और यूनिट होती है इसकी, वो यूनिट है अगर हम बल को, जो फोर्स है उसे न्यूटन में ना करके डाइन में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, और जो आपकी डिस्प्लेसमेंट यानी जो आपका विस्थापन है उसे हम मीटर में ना करके सेंटीमीटर में यूज करें। ठीक है, तो आपकी यूनिट क्या हो जाएगी वर्क की? डाइन इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, इसे कहते हैं, जैसे उसको जूल कहते थे ना, इसे कहते थे अर्ग। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है वर्क, कार्य क्या होता है, कार्य की इकाइयां क्या होती है। कार्य की इकाइयां दो तरीके से ने बताई, जो स्टैंडर्ड जो सबसे ज्यादा यूज होती है दैट इज जूल, लेकिन एक और है अगर हम इसे छोटी इकाइयों में रिप्रेजेंट करना चाहें, जैसे मीटर हो गया, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं। अगर हम इन्हें छोटी इकाइयों में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम कार्य को अर्ग में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा? अब 1 जूल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, अभी कैसे है 10 की पावर 7? देखो, 1 न्यूटन के अंदर होता है 10 की पावर 5 डाइन। ठीक है, और 1 मीटर के अंदर होता है 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पे रख दो 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2, तो वहां बोल सकते हो 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्ग। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से कार्य क्या होता है, कार्य को रिप्रेजेंट किया जाता है, कार्य की इकाई क्या होती है। आई होप आपको समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से कार्य वाला जो आपका एक पोर्शन है, 2 ही पोर्शन है, इस चैप्टर बहुत छोटा है क्योंकि जो बड़ा वाला पोर्शन था वो तो हट ही चुका है हमारा एनर्जी वाला। अब 2 ही पोर्शन है, एक पोर्शन हो गया कार्य से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट करके बता दो कि नहीं इस टॉपिक में इस पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, और बाकी हम पढ़ते हैं शक्ति, पावर, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।